नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसकी वजह से शिक्षक जगत में एक अलग ही हलचल हमें देखने को मिल रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं माय रिस्पेक्टेड सर संजय भारद्वाज सर जी एंड नवीन वर्मा सर जी। तो इन दोनों का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज यहां पर आए हुए हैं। तो सर, पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जैसा कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बोला गया है कि सभी शिक्षक जो अभी जॉब में हैं उनको टेट के एग्जाम को अनिवार्य रूप से पास करना है। अगर वो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप बताएंगे क्या है ये ऑर्डर और किस तरीके से आप इस ऑर्डर को देखते हैं? अभी 2 दिन पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें यह है कि जितने भी शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में हों या जूनियर विद्यालय में हों, उन सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको प्राथमिक का देना होगा टेट, और जो जूनियर में है उनको जूनियर का टेट देना होगा, लेकिन टेट देना सबको अनिवार्य होगा। हाँ, जो शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है 5 साल रह गई है, जो 5 साल बाद रिटायर होंगे उनको छूट दी गई है, वो उनको इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी सबको टेट देना अनिवार्य होगा। और अगर वो टेट 2 साल में पास नहीं कर पाते हैं तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनकी हो जाएगी। क्या मतलब सर ने हमें बताया है कि जिन लोगों का 5 साल रिटायरमेंट का बचा हुआ है उन लोगों के लिए से छूट दी गई है जी, उनको छूट। और अदरवाइज जितने भी टीचर्स जो इस समय डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सभी को टेट की इस परीक्षा को अनिवार्य रूप से पास करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको अपनी जॉब से हटना पड़ेगा। तो ये आपने बताया है। जी सर। तो सर, आप हमें बताएंगे इस ऑर्डर के आने के बाद शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है? सर, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? कुणाल जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इतने गंभीर विषय पे आपने चर्चा रखी है। थैंक यू सर। और जो आपका क्वेश्चन है वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस समय शिक्षक बड़े ही चिंतित हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसके लिए तैयार नहीं थे, मानसिक रूप से कुछ तैयार नहीं थे, क्योंकि जो जिन सेवा शर्तों पे हम लोगों ने नौकरी पाई उन सेवा शर्तों को हमने समय के अनुसार पूरा किया। जैसे कि हमारे टाइम में बीएड पात्रता थी और स्पेशल बीटीसी कोर्स करा करके हमें नियुक्ति दी गई, तो उस नियम के तहत हमें सही था। अच्छा, जब आरटीई 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, तब ये बात क्लॉज जोड़ा गया था कि जो लोग इस सेवा में 2011 से पहले जो कानून है ये वाला आरटीई 2009, इससे पहले जो लोग नियुक्त हैं वो इस टेट से या इस कानून से मुक्त रहेंगे। लेकिन अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अपने आप में ही बड़ा ही कहना चाहिए अप्रत्याशित है। तो इसलिए थोड़ा सा शिक्षकों के बीच में चिंता का विषय होना आवश्यक है। तो हाल फिलहाल में उनकी मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे वो बीएलओ का काम करते हैं, इलेक्शंस में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, फिर वो जनगणना का भी काम करते हैं, दिखाई देते हैं, और टाइम टू टाइम यदि कोई आपदा हमको देखने को मिलती है तो वहाँ भी उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो सबके सब टीचर्स उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं, बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि इस समय जो हमारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो 50 मोर देन हैं, समथिंग 50 अराउंड हैं। तो उम्र के इस पड़ाव पर इस परीक्षा को पास करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होगा सर? आपको क्या लगता है? जी, बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि जो इस उम्र के इस पड़ाव पर है, 50 साल उम्र जिसकी हो गई है या 45 साल जिसकी उम्र हो गई है, पहली चीज़ तो ये है कि उस पर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जो 50 साल के शिक्षक हैं उनके बच्चे विवाह योग्य हैं, उसकी भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 50 साल के लगभग हैं वो बीमारियों से भी ग्रस्त हो चुके हैं। मैक्सिमम लोग बीमारी, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है और अन्य बीमारियों से वो ग्रसित हैं। तो ऐसी स्थिति में
सरकार ने क्या है कि 2 साल का टाइम दिया, वो 2 साल में कैसे पास करेंगे बड़ी चिंता का विषय है। सरकार को इसको और थोड़ा टाइम देना चाहिए था जिससे वो तैयारी कर सके, लेकिन तैयारी में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही वो बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हैं, जैसे मैंने BLO वाला बोला आपके लिए, वो काम भी वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। वो भी करने पड़ेंगे, वो नौकरी में जितने भी काम होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। नौकरी के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को का निर्वहन करते हुए पढ़ाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी शरीर की जो जितनी भी इंद्रियां वो कमजोर होने लगती हैं और मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है वो भी क्षीण होती चली जाती है। याद रखना बहुत मुश्किल होता है एक उम्र के बाद। और जो पढ़ाई करनी है वो याद रखने वाली है, जो टेट परीक्षा है उसमें बहुत सारा याद करने का मटेरियल है। EVS है, ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में तो याद ही रखना होता है, ईयर याद रखना है, नाम याद रखने हैं बहुत सारे, तो वो याद रखना शिक्षकों के लिए बहुत दिक्कत भरा होगा। हाँ सर, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर कहीं ना कहीं जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो सर जैसा कि हमने सिलेबस को देखा है, टेट के CTET के सिलेबस को देखा है, तो इसमें सर क्या है कि आपको पेडालॉजी देखने को मिलता है, चाइल्ड पेडालॉजी देखने को मिलता है, मैथ देखने को मिलता है, साइंस भी देखने को मिलता है, और लैंग्वेज में आपको आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसमें बहुत सारे आपको पता है कि जो फिलोसोफर्स होते हैं जो अपनी अपनी थ्योरीज को देते हैं, उनकी प्रॉपर एक थ्योरी होती है, उसकी डेट होती है, फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को किस पर किया है, ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज तो सर ने सही बोला है। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं सर? जो हमारे संजय जी ने और आपने बताया उस चीज़ को देखते हुए तो लगता है बड़ा मुश्किल है। कारण ये कि एक तो उसके जॉब में रहते हुए इस चीज़ से वो दूर भी रहा। भाई अब जब जॉब लगी थी तब सारी B.Ed करके आए, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, सारे विषय उसने वहाँ पर अध्ययन किए। लेकिन अब यहाँ पर विषयगत पढ़ाई करने लगे वो। अब हालांकि यदि समय दिया जाए, जैसे आपने कहा बहुत सारे कामों में हमारे टीचर व्यस्त रहते हैं, BLO का काम है, जनगणना का काम है, अन्य विभागीय कार्य भी वो विभागीय कार्य में रहते हैं। तो उस चीज को देख करके लगता है कि थोड़ा सा दुष्कर तो है। जी बिल्कुल। देखिए महिलाओं, एक चीज और है कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दुष्कर रहेगा, क्योंकि महिलाओं पे परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है। सर का वैलिड पॉइंट तो है कि फीमेल महिलाओं को टेट पास करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो विद्यालय में अपना काम करती हैं, सारी ड्यूटीज पूरी करती हैं। उसके बाद घर जाकर घर की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, पति की ड्यूटी है, बच्चों के पालना है, सास हैं और बहुत सारे परिवारजन होते हैं, वो ड्यूटी करना उनके लिए, और फिर टेट की परीक्षा पास करना बहुत दुष्कर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत भली भांति इस विषय को सुन रहे होंगे। तो सर अगला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर जानना चाहूंगा आपसे। तो सर इस प्रकार की बाध्यता हमें किसी और डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलती है कि जैसा यहाँ पर है कि आपको टेट पास करना पड़ेगा, टेट पास करोगे या CTET पास करोगे तभी आप जॉब में रह सकते हो। तो इस प्रकार की बाध्यता किसी और डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलती है या फिर अभी है? कुणाल जी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे भी जॉब लगती है तो वहाँ पहले से डिफाइन होता है, पहले से ये निश्चित रहता है। अब उदाहरण के तौर पर आप आर्मी का उदाहरण लीजिएगा, वहाँ पर समय समय पर उनके फिजिकल असेसमेंट होते रहते हैं, पुलिस में भी होते हैं। जब वो सेवा में जाते हैं तो उन्हें पता रहता है कि हम मेडिकली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो हम आगे करके प्रमोट पाएंगे जी। लेकिन बेसिक में जब भर्ती हुई थी तो हमारे, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि बेसिक BTC के आधार पर हुई थी, तो तब ऐसी कोई हमारे साथ बाध्यता नहीं थी कि आपको समय रहते जैसे जैसे नियम बदले जाएंगे वैसे वैसे हमको उन नियमों को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि वर्तमान में टेट जैसी समस्या, कल को कोई हो सकता है 5 साल बाद या 10 साल बाद कुछ और नया कोई परिवर्तन विभाग में देखने को मिला तो वो भी हमें करना पड़े। तो ये चीजें कि नहीं है, नहीं सोची थी हम लोगों ने। अब वो अचानक ही हमारे सामने आया है तो अजीब सा तो है। और अन्य विभागों में यदि कोई बाध्यता है तो उसकी पहले से ही प्री प्लान रहता है, जो भी कर्मी वहाँ लग रहा है। अब जैसे पैट के थ्रू लेखपाल की भर्ती होगी तो क्या उन्हें भविष्य में पैट थोड़ी देना है दोबारा से, कुछ और नया आने लगा, कुछ तो पैट आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। लेकिन आर्मी वाला उदाहरण है वो उनके दिमाग में पहले से रहता है। जी सर, आपको नहीं लगता है कि सरकार को इसमें अनुभव पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए था? कहते हैं कि जो अनुभव होता है वो हर चीज़ की जननी होता है। तो आप लोग इतने टाइम से डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं, बच्चों के नेचर को, उनकी साइकोलॉजी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं,
और आप लोग को एक्चुअल पता है कि उन्हें कैसे डील करना है, उस गांव के परिवेश को आप पूरी तरीके से आप उससे परिचित हैं। तो नहीं लगता है कि सरकार को थोड़ा अनुभव को वरीयता देनी चाहिए थी, या अनुभव के आधार पर आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था? तो कोर्ट को इस विषय पर क्या लगता है, सोचना चाहिए था? कुणाल जी, जब हम लोक सेवा में आए थे तो बहुत कुछ हमारे पास सैद्धांतिक हमारे पास ज्ञान था, लेकिन जब हमने धरातल पे जाकर के हमने जब जॉब की तो वहाँ पर उन सैद्धांतिक जो हमारे पास ज्ञान था उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ व्यावहारिक ज्ञान की हमें प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं वो आपके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं चलते हैं। ये सीधी सी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, वहाँ कुछ व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हमें बच्चों को काला रंग बताना है, सफेद रंग बताना है, तो आप कहिएगा सफेद ऐसा होता है, काला ऐसा होता है, लेकिन आप उसी को परिवेश से जोड़ेंगे कि ऐसा कौवे का रंग कैसा है या फिर आपका व्हाइट कलर का है, कोई उदाहरण दे सकते हैं हम लोग? हाँ, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे को उसके परिवेश के ज्ञान से जोड़ते हुए आप आगे को बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो सर एक छोटा सा प्रश्न है, प्लीज डोंट माइंड, कि आपको नहीं लगता है कि यही वाली कंडीशन आज से 6-7 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि जो शिक्षा मित्र थे वो इस बात को आगे लेके आए थे कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इस चीज़ का और हम लोगों के लिए इस टैट से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, तो हम अनुभव के आधार पर इन बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, ये उनका था। तो कुछ शिक्षक थे या कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि नहीं अनुभव नहीं, आप लोगों को टेस्ट पास करना चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए नॉलेज को वरीयता मिलनी चाहिए। अनुभव को आई थिंक उतना सपोर्ट नहीं देखने को मिला था। तो आपको नहीं लगता है कि वो सेम कंडीशन अब यहाँ पर आप लोगों के साथ घटित होती हुई दिखाई दे रही कुणाल जी, है? बात तो सही कही है आपने। शिक्षा मित्र भी हमारे छोटे भाई बहन ही हैं और उनका भी देखा जाए तो इस विभाग में विशेष योगदान रहा है और देखा जाए तो उन्होंने बहुत कम वेतन मानकर अपनी अभूतपूर्व सेवाएं इस विभाग को दी हैं। लेकिन है क्या कि थोड़ा सा जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज हमारे लिए बोला है, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उनको भी निर्णय दे करके उनकी सेवाओं में परेशानी आई, वो बाहर हुए इस व्यवस्था से। लेकिन जितने भी है ना, एक अथॉरिटी होती है, नियामक होता है हर सेवा में किसी भी व्यक्ति की भर्ती के लिए, जैसे हमारे नियामक जो एनसीटी वगैरह बनाती है, जी है ना, तो वो उस नियामक को पूरा न करने के कारण शायद उनको इससे परेशानी आई, उस सेवा से थोड़ा सा उन्हें एक मूल धारा में आना चाहिए था, वो उससे विरत हो गए। लेकिन हमारी पूरी भावनाएं उनके साथ हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। वो और जितनी मेहनत वो लोग करते हैं उसकी तो हम कल्पना भी हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही बोला है सर ने कि जितनी मेहनत ये लोग करते हैं उतनी ही मेहनत उतना ही योगदान उन शिक्षा मित्रों का होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पूरी तरीके से वो उनके साथ हैं। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर था उसका सम्मान इन लोगों ने किया। ये समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। हाँ, जो कार्य हम कर रहे हैं वही हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन कर रहे हैं जी। तो 10,000 रुपये उनको मिलते हैं। 10,000 रुपये में आज के समय में इस महंगाई की स्थिति में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और सर आई थिंक हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व, उसमें कहा भी गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। संविधान बोलता है, इस चीज को संविधान बोलता है। जी बिल्कुल सर। तो सर अगला प्रश्न मेरा ये है आप लोगों से, तो कोर्ट केस ऑर्डर में आपको कुछ विरोधाभास देखने को मिलता है सर, और यदि वह है तो क्या विरोधाभास है, आप बताएंगे थोड़ा हमें? जी, विरोधाभास है इसमें। अभी फिलहाल में समायोजन हुए थे, समायोजन 1, समायोजन 2। उसमें सरकार ने शिक्षकों के लिए ये वरीयता दी थी कि वो अपने इच्छानुसार जहाँ पर जगह है वहाँ जा सकते हैं, जिस विद्यालय में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए पहले। शिक्षकों ने आवेदन किया, कुछ स्कूलों के नाम दिए, उनमें से उनके हिसाब से स्वेच्छा से वहाँ पर समायोजन कर दिया गया और वो लोग वहाँ पर खुश हैं। लेकिन अब जो टेट की बाध्यता आई है यहाँ पर, जो हमारे भाई प्राथमिक से जो हेडमास्टर थे वो प्राथमिक से जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक बनकर गए हैं, अब टेट की बाध्यता आई है, जूनियर का टेट उन्होंने पास नहीं किया, तो हो सकता है उनको बैक किया जाए। ठीक है, वो बैक होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मान लिया वो बैक हो भी रहे हैं गवर्नमेंट की से कानून के हिसाब से। अब जब वो बैक हो रहे हैं और कुछ स्कूलों की पेयरिंग भी की गई है,
पेयरिंग सर, युग्मित किए गए हैं ये विद्यालय। पेयरिंग है या मर्जिंग है? एक्चुअल इस पे थोड़ा वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुणाल जी, ये पेयरिंग वर्ड है। पेयरिंग। सरकार ने पेयरिंग। हाँ, सरकार ने क्या किया है कि युग्मन, यानी कि यहाँ 50 से कम बच्चे हों और 1 किलोमीटर से कम दूरी हो, तो ऐसे बच्चों को दूसरे विद्यालय में, नजदीकी विद्यालय में उन्हें युग्मित किया जाएगा। युग्मित उनकी पेयरिंग की हाँ, जाएगी। पेयरिंग की जाएगी, नॉट मर्जिंग। वो विद्यालय Okay. उसका यूडाइस कोड है वो यथावत रहेगा, विद्यालय रहेगा। उसके पीछे सरकार की अवधारणा ये है कि जब कभी भी यदि उस विद्यालय में 50 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो वो विद्यालय फिर से एक मुक्त विद्यालय के रूप में अपने अस्तित्व में आ जाएगा। अच्छा, ये चीज है, यानी कि 50 से ज्यादा बच्चे उसमें हो जाते हैं तो दोबारा से वो विद्यालय ओपन हो जाएगा। हाँ। यूडाइस वगैरह सेम रहने वाला है, जो भी है आपका पूरा सरकार की यही नंबर। सरकार का उद्देश्य जी। युगन के पीछे सबसे बड़ा कारण था, सरकार की जैसी सोच थी। सरकार की सोच ये थी कि जब बच्चा अधिक बच्चों के साथ बैठेगा तो ज्यादा अच्छा सीखेगा। हाँ। क्योंकि आप समझते ज्यादा कि सरकार ने जैसे सोचा, ज्यादा लोगों में हम ज्यादा अच्छी सी लर्निंग गेन करते हैं, बिल्कुल। नॉलेज गेन करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, वहाँ पर जो आईसीटी लैब है, स्मार्ट क्लासेस हैं, उसका भी उससे फायदा मिलेगा। लैब्स हो सकती हैं 6-7-8 के स्तर पर, जूनियर लेवल पर, तो ज्यादा से ज्यादा संसाधन एक जगह ज्यादा अच्छे से इकट्ठा हो सकते हैं। ये उद्देश्य था, ये युग्मन था। तो मैं जो इट वाज अ पेयरिंग नॉट मर्जिंग, तो इस वर्ड पे थोड़ा सा फोकस सर ने बहुत अच्छा बताया है। तो आज एक्चुअल मैं भी क्लियर नहीं था, आप लोगों ने मुझे इस चीज मैं आपके प्रश्न का पूरा उत्तर दे रहा हूँ जी। जो प्रधानाध्यापक जूनियर में टेट करके जो सहायक बन गए और टेट नहीं है पास, तो वो बैक होंगे। Yes. अब वो विद्यालय पेयर कर दिया है किसी दूसरे विद्यालय से, पास वाले विद्यालय से पेयर कर दिया गया। अब वो बैक होगा, जो टीचर बैक होगा वो उस विद्यालय में जाएगा जहाँ उसको पेयरिंग किया गया है। अब वहाँ ऑलरेडी हेड है, तो एक विद्यालय में 2 हेड कैसे रहेंगे? यस। अब चलिए उनको वहाँ नहीं भेज रहे हैं तो किसी दूसरी जगह भेजेंगे। अभी इससे पहले की स्थिति ये थी कि शिक्षक ने अपने इच्छा अनुसार वो स्कूल दिया था, वहाँ वो खुश था, जा रहा था, पढ़ा रहा था, सब कुछ है। अब उसको वहाँ ना रखकर किसी और विद्यालय में जब भेजेंगे तो एक मानसिक तनाव उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, उसकी दूरियां बढ़ जाएंगी और बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और फिर इस बीच में टेट भी पास करना है, तो बड़ी दिक्कत है, पास भी करना है। हाँ। बहुत दिक्कत शिक्षकों के सामने आने वाली है। अच्छा, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कुणाल जी, जी सर, प्लीज। चाहूँगा जैसे टेट की अभी इसमें काफी कुछ सोचना बाकी है, मेरे को लगता है। जैसे कुछ हमारे यहाँ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्तियां मृतक आश्रित कोटे से भी हुई हैं। 95 से पहले का हुआ है। जिनके पास 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी जो शैक्षिक योग्यता मात्र इंटरमीडिएट है। उनकी दीक्षा मुक्ति, हमारे एक वर्ड यूज होता है, या तो विभाग द्वारा कोई कोर्स पूरा करें या 5 या 7 वर्ष के बाद उन्हें दीक्षा मुक्त कर दिया जाता था और वो मूल धारा में एज ए शिक्षक जैसे जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं, जो प्रोन्नति मिलती है, उसी आधार पर उनको भी मिलती है। तो जो टेट का जो एलिजिबिलिटी है, बीएड हो, डीएलएड हो, 2 वर्ष के कार्यक्रम किया हो, तभी आप टेट दे पाएंगे। तो इसमें तो वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे संजय जी। बिल्कुल, ग्रेजुएट नहीं है तो वो टेट नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये बड़ी दिक्कत आएगी उनके सामने। नहीं दे पाएंगे। तो ये जो कानून आया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें थोड़ी व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। हाँ, तो जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें ग्रेजुएशन का ऑप्शन होता है, और जो लोग ग्रेजुएट हैं ही नहीं तो वो ऑप्शन कैसे फिल करेंगे, तो उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? सर एक्चुअली ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो मानना पड़ेगा इस बात के लिए। तो सर मेरा अगला प्रश्न है, क्या कोर्ट को एक बार फिर इस पर विचार करने की आवश्यकता है? मेरे विचार से तो है। जैसी अभी चर्चा चल रही थी तो कॉन्ट्रडिक्शन है, और थोड़ा सा मानवतावादी सोच भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा सा रखना चाहिए। क्योंकि एज है, कुछ लोग बिल्कुल जॉब के अंतिम पड़ाव पे 6 वर्ष रह गए, 7 वर्ष रह गए, तो अगर पुनर्विचार किया जाए या सरकार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पुनर्विचार के लिए जाएगी, तो मैं समझता हूँ निसंदेह शिक्षकों को कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। क्योंकि जो 142 जो नियम 142 है, जो कोर्ट ने जिसके अधीन ये दिया है कि 2 वर्ष के अंदर आपको करना ही है, इट्स कंपल्सरी, जो कंपल्सरी कर दिया है, उससे तो बचने के लिए रिव्यू के लिए सरकार को शिक्षकों के हित में रिव्यू पिटीशन डालनी भी पड़ेगी। अभी हमारे विभाग में बहुत सारे दिव्यांग शिक्षक हैं, उनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। दिव्यांग शिक्षक हैं, स्कूल तक जाना आना, कुछ लोगों के पैर दिक्कत है, पैरों में व्हील चेयर पे चलते हैं कुछ लोग, तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है, व्यवहारिक समस्याएं बहुत सारी, जिसकी तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल देखना पड़ेगा।
जी बिल्कुल सर। सर एक इस समय थोड़ा सा एक जोक वायरल हो रहा है, इस जी। समय मैं पढ़ रहा हूँ उसे, हम्म। कि टीचर्स हर जगह जॉब करते हैं, तो उसमें है कि आज दोपहर में जजमेंट सुनकर वो सबसे पहली टेंशन जो हमको हुई जो क्या थी, सारे प्राइमरी मास्टर भी टेट की परीक्षा देंगे तो कक्ष निरीक्षक कहाँ से आएंगे। तो ये है कि जब सबके हम देखा है कि टेट का एग्जाम है, पैट का एग्जाम है, सी टेट का एग्जाम है, तो टीचर्स की जॉब एज ए कक्ष निरीक्षक लगाई जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में इतना सारा स्टाफ कहाँ से अरेंज किया जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा एक ये जोक वायरल हो रहा है। वैसे तो जोक है, अरेंजमेंट अब हो इस पे जाता ज्यादा है। टिप्पणी क्या करें। हाँ, इस पे टिप्पणी तो नहीं, बस एक वायरल था तो मैंने वायरल बता है, दिया। लेकिन इसकी व्यवस्था तो कर लेगी सरकार। व्यवस्था कारण ये कि definitely। 2011 के बाद जो भी हमारे विभाग में शिक्षक नियुक्त हुए सभी वो टेट क्वालिफाइड हैं, वो बहुत योग्य अध्यापक इस बेसिक में काम करते हैं, तो उनके द्वारा कक्ष निरीक्षक आसानी से मिल जाएंगे। जी एक और जोक वायरल है कि जिनके पास टैट नहीं है वो परेशान है कि टैट कैसे पास होगा, और जिनके पास टैट है वो परेशान है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो थोड़ा ये चीज भी हो रही है कि जो लोग हैं जिन्होंने टैट पास कर रखा है वो वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से न्यू वैकेंसी आए, सुपर टैट आए और वो लोग इस विभाग को अपनी सेवा दे सकें। और एक तरफ है हम टीचर्स हैं, हमको टेंशन है कि हमें टैट कैसे पास करना है, तो ये वाली चीज है। देखिए अभी तक क्या होता था कि शिक्षकों का प्रमोशन जो होता था वो वरीयता के क्रम में होता था, जैसे जैसे नियुक्ति होती थी वैसे वैसे उनका प्रमोशन हुआ करता था। अब वो वरीयता सूची नहीं बनेगी, विभाग बनाएगा नहीं, क्योंकि जो टेट पास होगा वही जाएगा, उसी का प्रमोशन होना है, जो टेट पास नहीं है वो वहीं रहेगा। तो वरीयता सूची जो बननी थी वो भी नहीं बनाई। अच्छा, तो सर इसमें सर जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने प्राइमरी वाला टेस्ट पास कर रखा है टेट का, इसी टेट एग्जाम का, तो उसका प्रमोशन होगा तो वो जूनियर के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि उसने जो टेट पास कर रखा है प्राइमरी वाला कर, तो वो सिर्फ प्राइमरी के हेड बन के रह जाएंगे, उनका प्रमोशन सिर्फ हेड तक होगा। जी 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 अभी कह नहीं सकते कुणाल जी, मेरे विचार से तो यही होना चाहिए, अभी क्योंकि इसमें लेवल 1 और लेवल 2 है, एक तो 1 to 5 है, यस प्राइमरी 1 to 5 है। व्यवहारिक रूप से तो यही नजर आता है कि 1 to 5 अगर किसी ने 1 to 5 वाला पास कर रखा है तो उसका प्रमोशन सिर्फ हेड तक ही होगा, वो 1 to 5 वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आगे 6 to 8 तक के लिए ऐसा आप व्यवहारिक रूप से सोच सकते हैं, और सही भी है जी। उसका जो पाठ्यक्रम है उसी स्तर का है जी। तो सर आप दोनों से काफी अच्छी बातें हुई। मैं अंत में कोई भी अपनी बात जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हो सर, क्योंकि एक्चुअल देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और वैसे तो आप लोग बड़े उम्दा हो कि आपने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में काम किया है और ऐसे ऐसे काम आप लोगों ने किए हैं, आप लोग बहुत काबिल, इसलिए गवर्नमेंट आपको सारे वर्क दे देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये टेस्ट भी पास कर जाएंगे, टेट का टेस्ट भी आप लोग के लिए बहुत टफ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आप कोई भी बात जो अनुरोध या रिक्वेस्ट आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से करना चाहते हो, या शिक्षकों तक कोई आप मोटिवेशन पहुंचाना चाहते हो, तो आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो कुणाल जी, मैं अपने जो शिक्षक साथी हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो अपने धैर्यता परिचय दें और सभी लोग एकता का भी परिचय दें। सभी इस समय सभी लोगों को एक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है, और कोई ना कोई निश्चित तौर पर इसका परिणाम भी निकलेगा। यदि हम इंडिविजुअली प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें हो सकता है हानि उठानी पड़े। जब आप इतना बड़ा शिक्षक समाज है, पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो, पूरे ये तो समस्या पूरे देश भर की है, पूरे देश की है। हाँ, तो सारे लोग एक ही मंच पे आए तो कोई ना कोई निश्चित इसका समाधान निकलेगा। देखिए जब अस्तित्व पे खतरा आता है, आप कोरोना को ले लीजिए, कोरोना महामारी जब फैली थी तो वहां पर लोग अपनी जान बचा रहे थे, ना वहाँ हिंदू देखा जा रहा था, ना मुसलमान देखा जा रहा था, ना बौद्ध देखा जा रहा था, ना ईसाई देखा जा रहा था, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। यानी सारी जो मानव जाति है वो एक थी। उसका उद्देश्य केवल एक था कि उसको भी बचाओ, उसको भी बचाओ, सब एक दूसरे को बचा रहे थे, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। यही बात मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे संगठन कार्य कर रहे हैं उन सबको एक मंच पे आना चाहिए, और जब एक मंच पर आएंगे, एक आवाज़ उठाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा शिक्षकों के लिए, और हमारी बेहतरी भी होगी कि हम सब एक रहें और एक आवाज़ उठाएं। जी, सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई। जैसा कि सर ने बोला कि अलग अलग संगठन हमारे इस विभाग में काम कर रहे हैं, तो सभी संगठनों को ज़रूरत है कि सब एक साथ आएं और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, जो भी अपनी बात है उसको एक बार कोर्ट तक पहुँचाएं, तो शायद थोड़ा कुछ हम लोग हासिल कर सकें। बिल्कुल हासिल करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल।
तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, इतना कीमती समय आपने मुझे दिया। तो दोस्तों ये था आज का विषय जिस पर हमने चर्चा की, और मैं पूरी तरीके से आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरा ज्ञान इससे मिला होगा। इस विषय पर जितनी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते थे, जितनी भी जानकारी हम एकत्रित कर सकते थे, हमने अपने दो महाअनुभवी लोगों से एकत्रित कर ली है और मैंने आप तक पहुँचाई है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आपको हर मुद्दे से ऐसे ही अवगत कराता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।